नमस्कार। सियासी अखाड़ा पोल की बयार है और उन सबके बीच में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 2008 से हम देखें तो जिस तरीके से कोई पार्टी जीतती है किसी राज्य में, इसे क्योंकि एक तो हिंदी बहुल राज्य के जो नतीजे हैं, अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात कर लें, फिर काऊ बेल्ट जिन्हें कहा गया, और फिर जब इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव में क्या असर होता है, इन चुनावों का इंपैक्ट हरियाणा में लोकसभा के चुनाव और प्रदेश के चुनाव में क्या पड़ने वाला है, विधानसभा चुनाव में क्या पड़ने वाला है, उसको समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। देश के 5 बड़े और राजनीतिक तौर से बेहद अहम राज्यों में मतदान हो चुके हैं और अब इंतजार है तो मतगणना का। न सिर्फ इन्हीं राज्यों की सत्ता पर होगा बल्कि हरियाणा की राजनीति पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों के आंकड़े पर नजर डालें तो हरियाणा में कांग्रेस लंबे वक्त तक सत्तासीन रही। मौजूदा वक्त में बीजेपी पिछले 9 सालों से सत्ता पर काबिज है। वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान की सत्ता में बीजेपी और कांग्रेस की अदला बदली होती रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2003 से 2013 तक भाजपा का राज था, तो अब साल 2018 से ये कमान कांग्रेस के हाथों में है। इन चुनावों के परिणाम से तमाम पार्टियों को जनता का मूड परखने का भी मौका मिलेगा, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा सके, क्योंकि इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर फैसला इन्हीं नतीजों के आधार पर होना है। हरियाणा में भी इंडिया अलायंस की धुरी इन चुनावी नतीजों पर ही टिकी है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी राजस्थान में सक्रिय हैं और रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भारी की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपने संगठन के जरिए प्रदेश की सियासी हलचल का फीडबैक लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ गए सुखबीर तंवर जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये 3 मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। विद्रोही जी, जैसे हम बात कर रहे हैं 2008 के चुनाव की, जब मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए हरियाणा में, वहां लोकसभा में और विधानसभा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, सरकार भी बनाई थी। फिर 2014 के चुनाव आए, लगभग तीनों जिस तरीके से वो चुनाव हुए उसमें फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा जीती। फिर उसके लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसका असर हरियाणा में दिखा, बीजेपी की सरकार आ गई। 19 में तीनों प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 2019 में, और लेकिन लोकसभा विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी। इन 5 राज्यों का क्या असर हरियाणा में दिखेगा? वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई सुखबीर तंवर जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी को दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, इन 5 राज्यों के चुनावों का आंशिक असर लोकसभा चुनाव पर तो पड़ेगा। उससे पता चलेगा देश के मतदाताओं का मूड क्या है। पर जहां तक हरियाणा का संदर्भ है, हरियाणा विधानसभा का, मैं नहीं समझता विधानसभा चुनावों पर इसका कोई डायरेक्ट असर पड़ेगा। हाँ, एक असर तो जरूर पड़ेगा कि जो पार्टी इन 5 राज्यों में जीतेगी उस पार्टी के वर्करों का जो मोराल है वो अप होगा, उनमें उत्साह पैदा होगा, और जो हारेगी उसके कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ेगी, उनका उत्साह कम होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर डायरेक्ट कोई असर पड़ेगा हरियाणा के चुनाव में संभव नहीं है। पर क्योंकि लोकसभा चुनाव की आपने बात की, लोकसभा चुनाव क्योंकि 2.5 महीने बाद घोषणा हो जानी है और दक्षिण का भी राज्य है, पूर्वोत्तर का भी। जी विद्रोही जी, जी आप जी अपनी बात पूरी करें। उससे मतदाता के मूड का आकलन होगा कि मतदाता क्या समझता है, क्योंकि भाजपा ने ये जो चुनाव लड़ा है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा है। उन्होंने कहीं भी राज्य की उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांगी, ज्यादातर उन्होंने वोट मोदी जी के चेहरे पर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर
और भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके आधार पर उन्होंने वोट मांगी है। अगर वो विशुद्ध रूप से राज्यों के आधार पर वोट मांगते तो मैं कह सकता था कि हो सकता है कि भाई मतदाता के आकलन का मूड का ना पता चले, पर निश्चित रूप से मूड के आकलन का पता चलेगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। अगर आप उनका गहराई से अध्ययन करें तो कर्नाटक के अंदर भाजपा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग बराबर था विधानसभा चुनाव में। बेशक हमने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता उस सरकार से संतुष्ट नहीं थी, ये कटु सत्य है। मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल नजदीकी मुकाबला था, 0.1% वोट का फर्क था, बराबर वोट थी। राजस्थान के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, हमें 99 सीट मिली थी, भाजपा को 73 सीटें मिली थी। हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर एक व्यापक स्तर पर हमें जन समर्थन मिला था। और जब पुलवामा की घटना हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो मुद्दे बदल गए। और जब राष्ट्र के मुद्दे बदल जाते हैं और एक मतदाता भावनात्मक आधार पर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट देने लग जाता है तो और मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो उससे भाजपा को कुछ एज हो गई। हालांकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ, कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ा है, अगर बीजेपी का भी बढ़ा है तो कांग्रेस का भी बढ़ा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जिस आधार पर हमारी सीटें बढ़नी चाहिए थी उस अनुपात में सीटें नहीं बढ़ी, और भाजपा को जिस अनुपात में वोट बढ़ा उस अनुपात से कहीं ज्यादा सीटें बढ़ गई। ये चुनावी समीकरण होते हैं, चुनावी परिस्थितियां होती हैं। कहीं आप कम वोट लेकर भी ज्यादा सीट ले लेते हैं, कहीं आप ज्यादा वोट लेकर भी कम सीटें आपको मिल जाती हैं। तो इन लोकसभा चुनावों पर तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, पर विधानसभा चुनाव पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हालांकि मुझे याद है 2003 में तीनों राज्यों में भाजपा जीती थी, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी हार गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतने के बाद भी, और जल्दी चुनाव हुए थे, फिर भी ऐसा हो गया था। तो और उस वक्त कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था। वंदना पोपली, 5 राज्यों के नहीं जी, उस समय 9 महीने 1 साल बाद चुनाव हुए थे सर। नहीं, अटल जी ने जल्दी चुनाव करवा दिए थे ना शाइनिंग इंडिया के नारे के बाद। सुनिए सर, अटल जी ने वो चुनाव हुए थे नवंबर दिसंबर में, और अटल जी ने जून के अंदर लोकसभा बंद कर दी थी। फिर वो चुनाव हुए अक्टूबर के अंदर। नहीं, अक्टूबर 2000 नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मैं गलत हूं। आप तब से तो अप्रैल महीने चुनाव होने लगे हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं 99 में चला गया। आप सही कह रहे हैं वंदना। ठीक है, वंदना पोपली जी, 5 राज्यों के चुनाव का हरियाणा की राजनीति पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें आपके पास हैं, और उसके बाद विधानसभा, कितना असर होगा इन नतीजों का? हर एक चुनाव अलग होता है और हर एक एरिया में जो है उसका असर भी अलग होता है। जरूरी नहीं है कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या आसपास किसी भी अगर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो उसका असर हरियाणा पे पड़ेगा, ये ज्यादा दूर नहीं। मैं 2019 की भी अगर बात करूं तो हमें मालूम है कि इन 5 स्टेट्स में जब जीत नहीं मिली थी, लेकिन 19 में हम रिकॉर्ड मतों से हम आए थे, रिकॉर्ड सीटों से हम आए थे, और उसी प्रकार हरियाणा में भी हमने सरकार बनाई थी। लेकिन एक बड़ी बात यह है, मैं मानती हूँ वरुण की कार्यकर्ता उसमें असर जरूर पड़ता है कि जिस प्रकार से अब हम इन राज्यों में जीत कर आएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ेगा, वो और भी ज्यादा मुझे लगता है कि और भी ज्यादा आगे बढ़कर वो अपनी सरकार के बारे में, अपने बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं जब वेद प्रकाश विद्रोही जी की बात सुन रही थी, मतलब ठीक है बड़े हैं उम्र में, लेकिन जिस तरह की बात करते हैं तो कई बार हैरानी होती है। वो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। क्या सभी राज्यों पे आपके क्या मुख्यमंत्री चेहरा होता है क्या? वो तो आपका हर बार फिक्स नहीं होता, आपका तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। आपको आज तक यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आप कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ते हैं, आप केंद्र की योजनाओं पे चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे इतना बता दीजिए कि आप राहुल गांधी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की हिम्मत दोबारा से दिखा पाएंगे? जब इतने सारे चुनाव उनके चेहरों पे आपने हारे हैं, तो आज की स्थिति में आपको प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं मालूम कि कौन सा चेहरा होगा
कौन कौन साथ में लड़ेगा। जो आपने इंडिया अलायंस बनाया है वो एक तरह से दो भागों में विभाजित दिखाई देता है। एक साइड लोकसभा इलेक्शन है और एक साइड विधानसभा इलेक्शन है, बीच में एक दीवार दिखाई देती है। और जिस प्रकार से इस अलायंस से बार बार बयान आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जब बना था और उससे अब तक बिखराव जो है वो लगातार बिखरा, और आगे कितना बिखराव होगा वो भी समझ आता है। हाँ, अगर आप जीत को कम करना चाहते हैं और उसकी महत्वता को कम करना चाहते हैं तो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं, और आप इस तरह की बात भी करते हैं। मैं एक और भी बात कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी जो जाति पर प्रश्न उठाते हैं, जो कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो किस जाति के हैं, किस जाति के नहीं है, भाई देश ऐसे चलेगा क्या? और उस व्यक्ति के नाम पर आप चुनाव लड़कर आप अपनी स्थिति देख चुके हैं। सेना पर वो प्रश्न उठाते हैं और वो किस प्रकार से बातें करते हैं, उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने यहाँ पर कही कि पुलवामा और एयर स्ट्राइक के बाद माहौल बदल गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देश का दुश्मन हमारे पर अटैक करता है, उसका जवाब हम देते हैं, आप उसको इमोशनल मानते हैं, तो फिर तब आप क्या कहेंगे? जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब आप जीते, राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब आप जीते, उसको आप क्या कहेंगे? मैं मतलब इमोशनल हूँ और मैं इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहती, लेकिन आप जब देश के नाम को बोलते हैं कि भुनाया जा रहा है, तो मुझे बड़ी शर्म वाली बात लगती है कि यही कांग्रेस है जो इतने सालों तक स्वतंत्रता संग्राम को भुनाती रही, बोलती रही कि कांग्रेस की वजह से हम आजाद हुए, कांग्रेस की वजह से हम आजाद हुए। मैं ये मानती हूँ कि देश के एक एक बच्चे का योगदान है, किसी के योगदान को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह से बोलना कि पुलवामा की वजह से इमोशनल जो चेंज हो गया था, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी एक कौन सरकार दी है और उसका एक रिजल्ट हमारे को दिखाई दिया है और उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो आपको सोचना जरूर चाहिए। ठीक है रजत पंजेटा, मैंने कहा 2003 के चुनाव, लेकिन 2004 में एकदम से 4 महीने बाद परिस्थितियां बदल गई थी। फिर 9 का जो चुनाव था उसमें भी मिक्स आया था, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार ही बनी थी। 14-19 ऐसे करते करते क्या 4-5 महीने में बिल्कुल मूड बदल जाता है, या वाकई ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे मूड को आगे? देखिए, विद्रोही जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अब कोई और चुनाव तो होने नहीं किसी स्टेट के, सीधा अब लोकसभा के चुनाव हो गए और समय बहुत कम बच गया जी। और जब समय इतना कम बच जाता है तो निश्चित तौर पे लोकसभा के ऊपर तो असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झुठलाने वाली बात नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा। जहां तक विधानसभा की बात है तो हर प्रदेश की अपनी एक अलग राजनीति है, अलग मूड स्विंग है। तो जैसे आपको भी पता है, भाजपा को जब 10 की 10 सीटें आई थी 2019 में, तो लगभग 75 के पार इनकी सीटें दिख रही थी, 70 के ऊपर। तो लेकिन जब तक विधानसभा आया तो 40 पे आ गई। तो कांग्रेस के जैसी सेम स्थिति थी, कांग्रेस के पास भी तब 40 विधायक थे और अल्पमत की सरकार थी। और जैसे आज भाजपा की है, जजपा का समर्थन लेके या निर्दलियों का समर्थन लेके सरकार चल रही है, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि 10 साल कांग्रेस ने भी तब राज किया था, तब क्या हालत हुई थी। ऐसी कुछ परिस्थितियां सेम रिपीट होने होंगी बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग 83 लोकसभा की सीट है जो अभी जो मतदाता, जिसमें विधानसभा को मैंने लोकसभा में कन्वर्ट किया, टोटल जो 5 राज्य हैं, तो उसके अंदर राजस्थान में अगर हम देखें तो 25 हंग असेंबली भी आ सकती है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। अगर कांग्रेस वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दे तो बात अलग है कि वहां पे भी कांग्रेस आ सकती है, वो भी एक सिनेरियो है। क्योंकि आपको भी पता है थोड़ी नाराज सचिन पायलट को नहीं बना रहे, आप कहाँ वसुंधरा तक जा रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, मैं सभी स्टेट्स पे आ रहा था। तेलंगाना के अंदर मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर है। छत्तीसगढ़ के अंदर 20% चांस है कि हंग असेंबली है, वहां पे भी मुझे लगता है कांग्रेस रिपीट मार जाएगी। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो हाँ, 50-50 इनको हाँ नहीं, कांग्रेस की तरफ ज्यादा स्विंग है वो, तो मुझे लगता है आप उसको भी। और मिजोरम तो आपको पता ही है, फिर वो रीजनल पार्टी है। तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में कम 5 करोड़ 60 लाख मतदाता के आसपास है, राजस्थान में भी 5 करोड़ से ऊपर है। तो काफी एक आबादी है जिसका मूड स्विंग जो है, जिसको देखते हुए एक पता चल जाएगा कि किस दिशा के अंदर। और अगले इलेक्शन के ऊपर, जो कि बहुत करीब आ गया, लोकसभा का ज्यादा समय नहीं बचा, तो असर तो निश्चित तौर के ऊपर पड़ेगा।
तो इसको नहीं झुटला सकते। लेकिन जो विधानसभा का है, विधानसभा के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही बहुत ज्यादा है, सरकार के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, क्योंकि भाजपा के लिए वही शाइनिंग इंडिया वाला काम है, इनके खुद के लिए फील गुड फैक्टर है। तो ये कोई चुनावों के ऊपर इनका वोटों में तब्दील होगा, इसका मैं इसको बहुत डाउटफुल मानता हूं कि भाजपा डबल डिजिट में भी आ जाए हरियाणा के, जहां तक विधानसभा की बात है। और जहां तक लोकसभा की बात है तो भाजपा कहती है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 7 करा दें, उसमें थोड़ा सा अध्ययन अलग हो जाएंगी परिस्थितियां। अगर विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ होता है, उसमें थोड़ा सा अलग एक सिनेरियो बनेगा। लेकिन अगर अलग अलग होता है, साथ नहीं होता, तो अभी हाल ही में लोकसभा पे तो निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। ठीक, असर पड़ेगा आप कह रहे हैं। सुखबीर तंवर, मूल प्रश्न वही है, क्योंकि इस चुनाव से मूड बनेगा, माहौल बनेगा। बीजेपी अगर हारती है तो इंडिया गठबंधन बताएगा कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, भरोसा खत्म हो रहा है। बीजेपी अगर 2 स्टेट जीत जाती है तो बताएंगे जी हम कायम हैं, और उससे आगे जाते हैं तो फिर वो तो बिल्कुल आपको पता है कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 3 तारीख के नतीजे हैं बहुत कुछ कहेंगे, और हरियाणा में भी कुछ कुछ भूमिका बनेगी। देखिए जी, जिस प्रकार से तो अपना डिस्कस किया है, अभी ऐसा कभी होता है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग हर जगह आ रही है, और आगामी तो समय लगेगा, 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेशों का मूड है, तो ये भी निश्चित है कि अगर हम 2019 के बाद 2018 की बात जी आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज में एक समस्या, आवाज कट कट के आ रही है। एक बार देखिए आप, मतलब नेटवर्क में है ठीक ठाक, तो मैं जल्दी से दोबारा आपके पास आता हूँ, एक बार आप नेटवर्क चेक कराएं। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं मतलब जो पुरानी जो लोकसभा की बात है 2004 से, तो यही है कि जो लोकसभा जीत जाता है फिर वो हरियाणा जीत जाता है। भाई 4 में कांग्रेस की सरकार आई तो फिर सरकार कांग्रेस की बन गई, 9 में कांग्रेस की सरकार आई तो फिर कांग्रेस हरियाणा में बन गई, 14-19 में भाजपा आई तो फिर हरियाणा में भाजपा बन गई। इन चुनाव का लोकसभा में असर और लोकसभा का सीधा असर हरियाणा में, देखिए दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, तो स्वाभाविक है जो लोकसभा चुनाव जीतता है उसको एज तो मिलती ही मिलती है, हवा इधर पहुंच जाती है। हाँ मिलती है, एक कटु सत्य है। अगर कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है दिल्ली के अंदर, तो आप मान के चलिए, जैसे रजत भाई ने कहा था, भाजपा शायद 10 से भी नीचे ना आए। और यदि भाजपा एनडीए की सरकार दिल्ली में बन जाती है तो पहले ही टफ कंटेस्ट है, तो और कंटेस्ट होगा, पर जीतेगी कांग्रेस, पर लो मार्जिन से जीतेगी, ये असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अब क्या परिणाम निकलेंगे लोकसभा के, ये तो मई जून में पता चलेगा, और इन 5 राज्यों के चुनाव के क्या परिणाम होंगे ये अभी पता चल जाएगा, परसों ही परले दिन ही। बहन ने कहा कि कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, देश के साथ नहीं खड़ी। मैंने क्या कहा है कि जब पुलवामा हुआ, एयर स्ट्राइक, मुद्दे बदल गए। अब जब चुनाव के मुद्दे बदल जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जो बेरोजगारी थी, महंगाई थी, भ्रष्टाचार था, वो अंडर द कारपेट चला जाता है, और जो दूसरे मुद्दे होते हैं वो आगे आ जाते हैं। ये परिस्थितियां होती हैं। मैं इस बात से भी सहमत हूं, इंदिरा जी की हत्या के बाद कांग्रेस को फायदा हुआ, सहानुभूति मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को सहानुभूति मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसको कुछ ना कुछ एज मिलता है। इसमें कौन सी गलत बात कह दी। एक सत्य को स्वीकार कर लेना और सत्य को स्वीकार कर राजनीति का, चुनाव का विश्लेषण करना, मतदाताओं के मूड का विश्लेषण करना, कौन सी गलत बात है। आप व्यवहारिक धरातल पर खड़े होकर ही तो मतदाता के मूड का आकलन करेंगे, कोई हवा में तो नहीं करेंगे। ठीक है सुखबीर जी अब ऑडियो में चल रहा है, ठीक से दिख भी रहे हैं, बोलिए जी। वरुण, जिस प्रकार से सारे साथियों ने अपना अपना वक्तव्य रखा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 2018 में ये जो 3 बड़े राज्य हैं ये कांग्रेस ने जीते। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह से सरकारें गिराई गई वो अलग बात है,
लेकिन 2019 में जिस तरह से जो अभी विद्रोही जी बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय हिसाब किताब करके और जो दूसरी बातें, और पुलवामा जिस पे प्रशंसी ने, जो सत्यपाल मलिक जी उस वक्त के राज्यपाल, उन्होंने क्या क्या बात कही है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक किसी नेता ने उस बात का खंडन नहीं किया। निश्चित तौर पे इस चुनाव में जो अतीत में इन्होंने किया है उनका भी भुगतान करना पड़ेगा। और ये जरूर है कि जो भी इन चुनावों में जो जीतेंगे उनको एज कहीं ना कहीं लोकसभा में मिलेगा। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश के हरियाणा विधानसभा के चुनाव का विषय है, जिस तरह से अतीत के 10 साल की लूट रही है, जो वायदों में विफलता रही है, आने वाला चुनाव उतना आसान नहीं होगा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मिनी भारत का स्वरूप दिल्ली, जिसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, आम आदमी पार्टी ने 3 बारी विधानसभा में और नगर निगम का बहुत बड़ा चुनाव होता है, उसमें जिस तरह से सुपड़ा साफ किया है, पंजाब में सुपड़ा साफ किया है, और दिल्ली और पंजाब के बीच में जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों को जन सुविधाओं की दरकार है, और जो जन सुविधाएं 75 वर्ष में जिनके बारे में सोचा भी नहीं किसी सरकार ने, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल उन सुविधाओं की गारंटी है। और जिस प्रकार का हमारा संगठन है, आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टियां, देखिए 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं अब हरियाणा में, और तीनों का अपना अपना सबका है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी अपने दावे कर रही है, और रीजनल पार्टी भी है। लेकिन जिस प्रकार की जन सुविधाओं की राजनीति है, और जिस प्रकार के वायदे हैं, और जो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन और अन्य मामलों में डिलीवर करके दिखाया है, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश अब की बार बदलाव का परिचायक बनेगा। चलिए ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजेटा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने जो है कंपैरिजन जो है वो पुराने 2005 और 2009 से हरियाणा का कर दिया कि 2005 में जिस प्रकार से कांग्रेस की सीटें थी और 2009 में जो सीटें आई, और उसी को ये कह रहे कि आगे भी ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपने तो अपने आप को कहाँ पे खड़ा किया वो मुझे समझ नहीं आया। आप अपने आप को ये कहाँ पर देखते हैं? आपके हाथ तो फिर खाली रहने वाले हैं, ऐसे देखने में लग रहा है। आपने इतना कहीं तो बताया ही नहीं, और आप कह रहे कि फिर से वही रिपीट होने वाला है, वही नंबर चेंज होने वाले हैं। तो कांग्रेस के आगे नतमस्तक होने की ये कब तक रहेगा, ये मुझे समझ नहीं आता। अभी ये कह रहे हैं कि नाराजगी ज्यादा है। आप लोगों की नाराजगी हो सकती है कि आपको इस तरह के जो काम है वो पसंद नहीं आ रहे होंगे, जो जनता के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो नाराजगी है वो जनता की नहीं है। और जो डबल डिजिट की बात करते हैं, जो सिंगल डिजिट पे खड़े हैं, सिंगल डिजिट पे सिर्फ 1 पर खड़े हैं, आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया करके सुनिए। सिंगल डिजिट पे जो खड़े हैं वो इस तरह की बात करते हैं। चलिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी जिस चतुराई से मेरी बात को टाल गए, उन्होंने कहा कि मैंने कहाँ गलत कहा। मैंने तो ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद हमें फायदा हुआ, राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद हमें फायदा हुआ, ये यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा काम जो है उसको हाशिए पे खड़ा कर देना। 2014 में कौन सा पुलवामा हुआ था? 2000 अभी उसके बाद जितने भी काम किए गए हैं जनता के द्वारा, उसको आप हाशिए पे खड़ा कर दे और सिर्फ अपना चतुराई से बोले कि पुलवामा हुआ था इसलिए जीत गए। तो ये जो चतुराई है मेरे सामने तो नहीं चलने वाली। वेद प्रकाश विद्रोही जी, इसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस की मूवी फ्लॉप होने वाली है इन 5 राज्यों में भी, और फिर से लोकसभा में, और उसके बाद हरियाणा विधानसभा में। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कह रहे थे। इन्होंने कहा जिसने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, ऐसे केजरीवाल ने कहा। जी बिल्कुल, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कांग्रेस बच्चों की कसम खा के कांग्रेस के साथ चले गए। यमुना की सफाई ये नहीं कर पाए, पराली का धुआं जो पहले पंजाब हरियाणा से लगता था अब वो हरियाणा यूपी से लगने लग गया, और किस प्रकार से राज्यसभा की सीटें बिकने लग गई। ये सब जो काम है, और ये आपके द्वारा, आपके केजरीवाल जी के द्वारा किए गए, और ऐसे काम सच में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, शीश महल में चले गए, और जो घोटाले की वजह से आपके 3 मंत्री जेल में, उसका तो आप कभी भी जवाब नहीं देंगे। और एसवाइएल जो कि आप प्रवक्ता हरियाणा के हैं, कभी भी एसवाइएल का जवाब नहीं देंगे कि एसवाइएल पर आपका रुख क्या रहेगा। आप हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, ना आपके कोई नेता हरियाणा के बोलते हैं, ना प्रवक्ता बोलते हैं। ये सबसे बड़ी हार है आपकी।
यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी हार इसी बात पर है क्योंकि आप एसवाई पर नहीं बोलते। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि वरुण, ये जो नतीजे पहले अगर स्थिति याद कर ले तो उस स्थिति के हिसाब से भी, और जिस प्रकार से मोदी जी एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, नई बुलंदियों पे पहुंचाया है, हम फिर से जीतने वाले। ये जनता का प्यार है, ठीक है। जनता अपना प्यार मोदी जी पे लुटा रही है। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूँ विद्रोही जी, मुझे एक बात जाननी है। जैसे हम चर्चा करते हैं 2019 की, मतलब आप मुझे समझाएं, जब हम कहते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद भावनाएं बदल गई, मुद्दे बदल गए, तो जैसे हरियाणा 10 की 10, उत्तराखंड 5 की 5, हिमाचल 4 की 4, दिल्ली 7 की 7, राजस्थान 25 की 25, गुजरात 26 की 26 बीजेपी जीत गई। तो फिर जो नेतृत्व होता है, पंजाब में ये क्यों नहीं हुआ? पंजाब में से 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने कैसे जीती अगर भावनाएं बदल गई थी? एनडीए को 4 सीटें ही क्यों मिली? मतलब नेतृत्व, क्षेत्रीय नेतृत्व की कोई तो क्षमता होती होगी ना, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करके दिखाई वहां। देखिए, पंजाब में भाजपा न पहले थी ना आज है। जिन राज्यों के अंदर जो पार्टी है ही नहीं, वो कैसे? अरे ऐसा नहीं है ना भाई, नहीं है भाई आप मुझे अब सुन तो लीजिए, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जब भी मिलकर, शिरोमणि अकाली दल है। अरे भाई दो लोकसभा सीटें शिरोमणि अकाली दल ने जीती, 2 भाजपा ने जीती, 4 आई। अकाली दल तो और में भी लड़ता है ना, लेकिन उस माहौल में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। देखिए, मैंने बताया ना, अकाली दल के खिलाफ बहुत भारी विरोध था। अकाली दल जिस तरह की राजनीति सत्ता में रहते हुए कर रहे थे, जिस तरह लूट खसोट कर रहे थे, उसका इतना ज्यादा असर था आम मतदाता पर कि उन्होंने भाजपा की भावनात्मक बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। तो वो अलग थी। हर राज्य की कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी नहीं हो पाते। वो एक, उसको आप एक अलग रूप में देखिए। चलिए, और पंजाब को दूसरी बात आप हिंदी बेल्ट के रूप में मत देखिए, क्योंकि पंजाब में भाजपा का कभी सांप्रदायिक उन्माद और भाजपा का हिंदुत्व और भाजपा का ये देशभक्ति, नेशनलिज्म नहीं चलता। पंजाब में कभी चला ही नहीं है। जैसे दक्षिण के बहुत से राज्य हैं, वहां नहीं चलते। तो बहुत से राज्यों की अपनी भी पृष्ठभूमि है। मतलब आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते? नहीं, मैं कोई डिस्कार्ड नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनका कोई क्रेडिट नहीं है या कोई क्षेत्रीय नेतृत्व का कोई महत्व नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैंने, आप तो केवल एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं, कोई भी चुनाव एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता, कोई भी चुनाव एक नेता के ऊपर नहीं लड़ा जाता। कोई विश्लेषण होता है, वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में होता है, और व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही नतीजों की चर्चा होती है। अगर आप मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, बहन जी ने कह दिया कि भाई 5 राज्यों में हम जीतेंगे, देखेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहन, 3 तारीख में कितना है बोला, जुजमान तेरे सामने है। 2 राज्यों में ये है ही नहीं। तेलंगाना में इनकी कोई हैसियत नहीं है बहुत बड़ी। मिजोरम में पहले था ना, आज है। तो 2 राज्यों में भी आउट हो गए, कहां जीतेंगे 5 राज्यों? जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे अब बताना है कि हम अगले 2-3 मिनट में बड़ा एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। जल्दी से, वरना बोलिए। सिर्फ एक लाइन, वेद प्रकाश विद्रोही जी अभी भी कह रहे हैं कि आ रहा हूँ सुखबीर जी, आ गया, बस आ गया। भाजपा ने भावनात्मक बातें कही, आ रहा हूँ बातें कही। अगर इस काम को आप भावनात्मक बातें कहते हैं तो मेरे पास 2019 के बाद एक लंबी लिस्ट है। 370 बंदा आपने कहा था एक लाइन कहेंगी। चंद्रयान, G20 की मेजबानी, विमेन रिजर्वेशन, CAA। ठीक है, छोड़ दीजिए, हो गया। सुखबीर जी बोलिए। ठीक है, फिर राजद के पास आ रहा हूँ। 1 मिनट, देखिए, रुक जाइए। सुखबीर जी बोलिए। अनैतिकता ना करें। सरकार से, हरियाणा सरकार ने शिक्षा में हजारों स्कूल बंद किए। स्वास्थ्य के हालात क्या है, किसी से छुपे हुए नहीं है। गुड़गांव में प्रत्यक्ष उदाहरण है, 10 साल से कीट नहीं लगी। और बिजली जिस प्रकार से रेट सबसे ज्यादा है, और दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली है, और सड़कों की पूरे प्रदेश में क्या जर्जर और जानलेवा हालत है। और आज यूरिया नहीं मिल रहा है, ना DAP मिला पीछे। और बेरोजगारी में CMI के आंकड़े हैं, और महिला सुरक्षा में MCRB के आंकड़े देख ले। और परिवार पहचान पत्र के नाम पे जिस प्रकार से परेशानी पत्र बना दिया है। और प्रॉपर्टी ID का क्या हुआ, 58 करोड़ भुगतान करने के बाद 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी ID गलत। हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार में शराब घोटाला, HPSC में घोटाले,
और 9 साल में 4 साल से ज्यादा पंचायती राज का भंग रहना, ये और आज हर वर्ग तरफ से और आने वाले समय में ये कितनी बात कर ले, दिल्ली के मॉडल पे, पंजाब के मॉडल पे और मोदी के मुंह में से 42 लाख वोट हासिल करना, ये हमारा उदाहरण है। और निश्चित तौर पे हरियाणा में दोनों पार्टियों को बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की ताकत क्या है। मुख्य बात यह है कि आम आदमी अब चाहता क्या है और आम आदमी पार्टी उसी पे काम कर रही है। ठीक है, रजत क्विक रिएक्शन है। देखिए वरुण जी, वंदना जी ने जो बात कही थी, वंदना जी को मैं उनकी पार्टी का और वही हाल जो है वो भाजपा का होगा, ना कि मैं अपनी सीट बता रहा था। इसमें एक थोड़ा सा मैं इनको पॉजिटिव भी बता देता हूँ इनके लिए। आप एक बात बताएं वंदना जी, 2005 में 2009 में आपका वोट प्रतिशत या आपकी कितनी सीट आती थी हरियाणा में? 2-4 सीट आती थी, आप भी मानते हैं, फिर भी आपकी 2014 में आपकी सरकार बनी। ठीक है, 2019 की जहां जिस संदर्भ में मैंने बात करी वो इसलिए था कि कांग्रेस की भी ऐसी ही स्थिति थी जब 2009 का चुनाव हुआ। हमारा वोट प्रतिशत 26-27%, 25% से कम नहीं हुआ। हमारा वोट प्रतिशत जब सबसे कम हुआ जब पार्टी टूटी, पार्टी के 2 फाड़ हुए, तब जाके वो हुआ। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो सत्य है, परम सत्य है, और सत्य को कोई झुटला नहीं सकता कि जब कांग्रेस ने 10 साल का राज किया था तो उसके बाद कांग्रेस की हालत क्या हो गई थी। कांग्रेस फिर हम 10 साल तक क्यों इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल था और कांग्रेस से भी ऊपर वोट शेयर इंडियन नेशनल लोकदल का आ रहा था। तो भाजपा का आपका सेम वो हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ था। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, उसमें हमारे बारे में आप चिंता ना करें, हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा, ये मैं आपको दावा करता हूं। अब क्यों होगा? मैं माफी चाह रहा हूं रजत भाई, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि 10 साल में जनता का बुरा हाल कर दिया आपने। हमें आपको बड़ा विस्तार से, बड़ा विस्तृत एनालिसिस के साथ वो एग्जिट पोल दिखाना है जो बताएगा कि संभावित तस्वीर 3 तारीख की क्या हो सकती है। तो सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे विस्तृत विश्लेषण के साथ एग्जिट पोल 2023।